1818 की गर्मियों में महाराजा रणजीत सिंह को वो मौका मिला जिसका वह कब से इंतजार कर रहे थे, अपने राज्य को उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ाने का। अगस्त में फतेह खान, जो अफगानों का सेनापति था, उसकी हत्या कमरान ने कर दी। फतेह खान के भाई, जो अफगानिस्तान, पेशावर और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे, बदला लेने के लिए तैयार हो गए। अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूब गया। महाराजा रणजीत सिंह जत्थेदार अकाली फूला सिंह के पास गए, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और अटोक और उसके आसपास के इलाकों के बारे में पूछताछ की। जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने बताया कि अटोक एक छोटे से टापू जैसा है जो बागी कबीलों के समंदर के बीच फंसा हुआ है। अगर अफगानों और पठानों से निपटना है तो सरहद को और ऊपर पेशावर तक, या बेहतर हो तो खैबर पास के मुहाने तक बढ़ाना पड़ेगा। इससे अफगानों और पठानों का गठजोड़ टूट जाएगा और हिंदुस्तान का सबसे अहम दरवाजा दुश्मनों के मुंह पर बंद हो जाएगा। समय बिल्कुल नहीं था। वजीर फतेह खान के बरकजई भाई और महमूद के सद्दोजई कुनबे के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। काबुल पर कब्जा करने के चक्कर में दोनों गुटों ने पंजाब के साथ अपनी सरहद को लगभग खुला छोड़ दिया था। 15 अक्टूबर 1818 को महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज के साथ लाहौर से कूच किया। उनके साथ दो ऐसे जनरल थे जो इस इलाके और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते थे, हरि सिंह नलवा और जत्थेदार अकाली फूला सिंह, जिनके नाम से कबीलों में दहशत फैल चुकी थी। खालसा दरबार की फौज रोहतास, रावलपिंडी, हसन अब्दाल होते हुए हजारा के मैदानों तक पहुंची। अटोक नदी के उस पार एक रास्ता तलाशने वाली टीम भेजी गई, जबकि बाकी फौज पूरब किनारे पर रुकी रही जब तक कोई सही रास्ता नहीं मिल जाता। लेकिन रास्ता तलाशने वाली टीम पर खटक कबीलों ने घात लगाकर हमला कर दिया और सबको मार दिया। यह हमला खालसा दरबार के इलाके के अंदर हुआ था और खटक कबीले महाराजा रणजीत सिंह को नजराना देते थे, इसलिए यह हमला जंग नहीं बल्कि खुली बगावत थी। इस खबर को सुनकर महाराजा रणजीत सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फौज को नदी किनारे खड़ा किया, सोने के सिक्कों की एक थाली नदी में अर्पित की और खुद अपने हाथी पर चढ़कर बेकाबू बहते पानी में घुस गए। यह नाटकीय कदम काम कर गया। सैनिक भी अपने घोड़ों समेत नदी में कूद पड़े या तैरकर पार करने लगे। खट्टकों ने ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं किया। खैराबाद और जहांगीरिया जैसे उनके किले फतह कर लिए गए और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज को खटक गांवों को कब्जा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह नौशहरा की तरफ बढ़े। खटक कबीले की हार ने पेशावर के गवर्नर यार मोहम्मद खान को हिला दिया। वह पेशावर छोड़कर भाग गया और 14 बड़ी तोपें और दूसरा जंगी सामान वहीं छोड़ गया। 19 नवंबर 1818 को महाराजा रणजीत सिंह ने पहली बार पेशावर के किले में कदम रखा। पेशावर, जो 700 साल से सिर्फ अफगान और पठान विजेताओं को देखता आया था, पहली बार एक भारतीय विजेता को अपनी गलियों में देख रहा था। 4 दिन वहां रुकने के बाद उन्होंने जहां दाद खान को, जिसने 5 साल पहले अटोक का किला सौंपा था, पेशावर का गवर्नर बनाया और खुद वापस लाहौर लौट आए। लाहौर पहुंचते ही एक बार फिर जश्न का माहौल बन गया। महाराजा रणजीत सिंह को तलवार खोलने का भी ठीक से मौका नहीं मिला था कि खबर आई, पेशावर से उनके नुमाइंदे जहां दाद खान को दोस्त मोहम्मद ने बाहर निकाल दिया है। दोस्त मोहम्मद वही बरकजई भाइयों में से एक जो अब अफगानिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। महाराजा रणजीत सिंह कोई कदम उठाते उससे पहले ही दोस्त मोहम्मद के दूत लाहौर पहुंच गए। उन्होंने पेशकश की कि हर साल 1 लाख रुपए का राजस्व देंगे और पेशावर पर खालसा दरबार की हुकूमत को मान्यता देंगे। महाराजा रणजीत सिंह, जो अपनी फौज को एक और लंबी मुहिम में नहीं झोंकना चाहते थे और जिनके लिए पेशावर का वफादार रहना ज्यादा अहम था बनिस्बत इसके कि उसे सीधे खुद चलाएं, उन्होंने यह पेशकश कबूल कर ली। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लौटे, उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि अगले बसंत में वह अफगानों से कश्मीर छीनने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाएंगे। यह खबर कश्मीर के गवर्नर अजीम खान तक भी पहुंच गई। अजीम खान ने दिल्ली में अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए अपने दूत भेजे। उनकी मुलाकात कर्नल ऑनचरलोनी से हुई। दूतों ने अजीम खान की ताकत की खूबियां गिनाई और सुझाया कि अगर अंग्रेज और अजीम खान मिल जाए तो दोनों का फायदा होगा। लेकिन ऑनचरलोनी को पहले से हुक्म मिल चुका था। उन्होंने साफ कह दिया कि अंग्रेजी सरकार इस मामले में कोई दखल नहीं कर सकती। फिर जैसा कि कर्नल रिपोर्ट करते हैं,
दूतों का लहजा नरम पड़ा और उन्होंने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि अंग्रेज कश्मीर को अपनी हिफाजत में ले लें। अपने पहले और दूसरे बयान के फर्क को छुपाने के लिए दूतों ने सफाई दी कि असल में उनका आका अजीम खान तो काबुल जाकर अपने भाई वजीर फतेह खान के कातिलों से बदला लेना चाहता है और उसे डर है कि उसके पीछे महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर पर चढ़ाई कर सकते हैं। ऑन्चरलोनी ने फिर से दोहराया कि सतलुज के पश्चिम के इलाकों में अंग्रेजों को दखल देने की इजाजत नहीं है। इस तरह कश्मीरी दूत खाली हाथ लौट गए, लेकिन कूटनीतिक हार के बावजूद अजीम खान ने जोखिम उठाया। कश्मीर छोड़कर अफगानिस्तान चला गया। उसने अपने छोटे भाई जब्बार खान को कुछ फौज के साथ कश्मीर की हिफाजत के लिए छोड़ दिया। जब्बार खान ने डर का माहौल बनाने के लिए जुल्म और सख्ती का रास्ता अपनाया। गैर मुस्लिम कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ा दिया गया। कई हिंदू कश्मीरी घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन्हीं भागने वालों में से एक थे पंडित बीरबल धर, जब्बार खान के खुद के रेवेन्यू मिनिस्टर। पंडित बीरबल धर लाहौर पहुंचे और खालसा दरबार को सलाह दी कि यह कश्मीर पर चढ़ाई करने का सबसे सही वक्त है। लाहौर में मौजूद रजौरी के चीफ अगर खान ने भी हामी भरी। उसने अपने हाथ को केसर में डुबोकर कुरान शरीफ पर कसम खाई कि वह महाराजा रंजीत सिंह की पूरी मदद करेगा। महाराजा रंजीत सिंह की पिछली मुहिमों ने पहले ही कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच के पुराने रास्ते तोड़ दिए थे। अब वहां से कोई बड़ी फौजी मदद कश्मीरियों तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। हर चीज महाराजा रंजीत सिंह के हक में जाती दिख रही थी। कश्मीर में अप्रैल तक बर्फ पिघल चुकी थी और झेलम की वादियों के दर्रे खुल चुके थे। वजीराबाद को ऑपरेशन का बेस और महाराजा रंजीत सिंह का हेडक्वार्टर चुना गया। फौज 3 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा महाराजा रंजीत सिंह के कमांड में बेस पर रहा, जो आगे बढ़ रही टुकड़ियों को मदद और राशन भेजता। दूसरा हिस्सा मिसर दीवान चंद की अगुवाई में था। तीसरा हिस्सा राजकुमार खड़क सिंह की अगुवाई में था। दोनों टुकड़ियां साथ साथ रजौरी तक जाती, फिर वहां से अलग अलग होकर शोपियां की तरफ बढ़ती, जहां उन्हें अफगान फौज से टकराव की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही दोनों टुकड़ियां रजौरी के लिए रवाना हुई, महाराजा रणजीत सिंह को एक गुप्त खबर मिली कि अगर खान दगा दे सकता है। इस खतरे को भांपते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भीमबर के चीफ सुल्तान खान को, जो पिछले 7 साल से कैद में था, रिहा किया और उसे पेशकश दी कि अगर वह खालसा दरबार की फौजों को पहाड़ी रास्तों से सही सलामत ले जाने में मदद करेगा तो उसे फिर से अपनी जागीर लौटाई जाएगी और इनाम भी दिया जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह की नजर बिल्कुल सही थी। जब खालसा दरबार की अग्रिम टुकड़ियों की अफगानों से पहली भिड़ंत हुई तो अगर खान ने गद्दारी कर दी और दुश्मन के साथ मिल गया, अब खालसा दरबार की फौज को भीमबर के सुल्तान खान पर निर्भर रहना पड़ा। राजकुमार खड़क सिंह की टुकड़ी को ज्यादा रुकावट नहीं मिली और वह सुल्तान खान की रहनुमाई में पूंछी इलाकों को चकमा देते हुए बरामगुल्ला होते हुए शोपियां पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ मिसर दीवान चंद की टुकड़ी ने पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियां पार कर लीं। अफगानी स्नाइपर्स के हमलों से नुकसान होने के बावजूद मिसर दीवान चंद ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार दोनों टुकड़ियां आमने सामने आ गईं और सामने था जब्बार खान 12,000 अफगानी सैनिकों के साथ शोपियां के मैदान में पूरी जंगी तैयारी के साथ खड़ा। मिसर दीवान चंद ने अपनी फौज को कुछ दिन आराम दिया। जब सैनिक तरोताजा हो गए तो उन्होंने चुपचाप अफगानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। 3 जुलाई की सुबह सुबह खालसा दरबार की तोपें गरज उठीं। जवाब में जब्बार खान, जिसके पास सिख सेना जितनी तोपें नहीं थीं, ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को सीधा हमला करने का हुक्म दिया। अफगानी सवार कई तोपें छीनने में कामयाब रहे, लेकिन तभी जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने अपने निहंगों को अफगानी घुड़सवारों और पैदल सैनिकों पर छोड़ दिया। निहंगों के तेज हमले ने अफगानों की कमर तोड़ दी। अफगान फौज पीछे हटने लगी और फिर मैदान छोड़कर पहाड़ियों की तरफ भाग निकली। जब्बार खान बुरी तरह जख्मी हुआ और मुश्किल से जान बचाकर भाग सका। अगले दिन जब महाराजा रंजीत सिंह अपनी फौज की मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें फतेह की खबर मिली। अगले ही दिन राजकुमार खड़क सिंह और मिसर दीवान चंद ने श्रीनगर में कदम रखा। राजकुमार खड़क सिंह ने सख्त हुक्म जारी किया कि किसी नागरिक से कोई बदसलूकी या लूटपाट न हो। 22 सितंबर को महाराजा रंजीत सिंह लाहौर लौटे। कश्मीर जीतना पंजाब के लिए बड़ी कामयाबी थी। सिर्फ 70 लाख रुपये सालाना राजस्व नहीं, अब पंजाब की सरहदें चीन तिब्बत तक पहुंच गई थीं।
2 साल बाद फरवरी 1820 में महाराजा रणजीत सिंह ने दक्षिणी इलाकों का दौरा शुरू किया। मुल्तान में ठहरे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट से बगावत की खबरों पर दौरा जल्दी खत्म करना पड़ा। कश्मीर जीत के बाद हजारा कबीले के पठान उग्र हो उठे थे। हजारा कबीला अफगानिस्तान में गाजियों का एक गुट था। उन्हें दबाने के लिए राजकुमार शेर सिंह को भेजा गया। हजारा में फतेह सिंह आहलूवालिया और कृपाराम ने पुलिस पोस्ट जैसी किलाबंदी की, लेकिन कबीले फिर भी सिरदर्द बने रहे। महाराजा रणजीत सिंह दक्षिण की ओर बढ़े, पाकिस्तान के शहर मंकेरा की तरफ। नवाब हाफिज अहमद खान, जो मंकेरा का शासक था, उसकी जागीरें सिंधु नदी के दोनों किनारों पर थीं। लैया, भक्कर, डेरा जैसे अहम शहर। यह इलाका फारस बालूचिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले व्यापारिक रास्तों के लिए भी महत्वपूर्ण था। अक्टूबर 1821 में महाराजा रणजीत सिंह ने झेलम पार किया। भक्कर बिना लड़ाई के मिला। खालसा दरबार की 3 सेनाएं मंकेरा की तरफ बढ़ीं। रेगिस्तानी मंकेरा में नवाब को उम्मीद थी पानी की कमी से दरबार हार जाएगा, लेकिन सैनिकों ने 3 दिन में कुएं खोद लिए। 2 हफ्ते में नवाब ने हार मान ली। मंकेरा और सिंध सागर दुआब पंजाब में शामिल हो गया। 22 फरवरी 1822 उसी वक्त 2 विदेशी, जॉन फ्रांसवा अलार और जॉन बाप्टिस्ट वेंटूरा, लाहौर पहुंचे। महाराजा रणजीत सिंह ने ड्रिल करवाई। संतुष्ट होकर औलाड को घुड़सवार और वेंटूरा को पैदल फौज दी। नीति थी कि अंग्रेजों को दरबार में नहीं लिया जाएगा, केवल उनके दुश्मन भर्ती होंगे। कुछ ही महीनों बाद जब वेंटूरा और ऑनलाड ने खालसा दरबार की सेवा ज्वाइन की थी, उनकी नई नई ट्रेनिंग ली हुई पलटन को पहली बार जंग के मैदान में आजमाया जाना था। पूरी गर्मियों के दौरान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर तनाव सुलगता रहा। फकीर अजीजुद्दीन, जो महाराजा रणजीत सिंह के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हें पेशावर भेजा गया खालसा दरबार का बकाया राजस्व वसूल करने। यार मोहम्मद ने उनका शानदार स्वागत किया। पूरा शहर दियों से रोशन कर दिया गया। जश्न सा माहौल बना दिया, जिससे पठानों के बीच और ज्यादा नाराजगी फैल गई। यार मोहम्मद और उसके भाई दोस्त मोहम्मद ने महाराजा रणजीत सिंह के प्रति अपनी वफादारी जताई थी और बकाया रकम भी नकद और घोड़े देकर चुकाई। लेकिन एक खास घोड़ा, तेज रफ्तार फारसी घोड़ा गौहरबर, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने खास तौर पर मांगा था, उसे देने से यार मोहम्मद ने साफ मना कर दिया और माफी मांग ली। फकीर अजीजुद्दीन लौटे, अपनी मिशन से काफी हद तक संतुष्ट, लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हो गईं। जैसे ही फकीर पेशावर से रवाना हुए, पठान कबीले यार मोहम्मद के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए और इस आग में घी डाला। यार मोहम्मद का बड़ा भाई अजीम खान ने कबीलाई जज्बात भड़काए। खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हुए पठानों से कहा, काफिर के शासन से आजाद होना है, और फिर पूरे इलाके में जिहाद का ऐलान कर दिया। खैबर दर्रे की वीरान वादियों में एक बार फिर जिहाद जिहाद की गूंज सुनाई दी। चंद दिनों के भीतर 25,000 से ज्यादा गाजी, ज्यादातर यूसुफ जई और खटक कबीले के हरे झंडे तले इकट्ठा हो गए। इरादा साफ था, या तो जीतेंगे या शहीद बनेंगे। यार मोहम्मद पेशावर छोड़कर पास के पहाड़ों में छुप गया। कई लोग मानते हैं यार मोहम्मद ने जानबूझकर पेशावर खाली किया था। अब हालात हाथ से निकलने लगे थे। खालसा दरबार से सीधा आदेश आया, फौज को फौरन नॉर्थ वेस्ट भेजो। 3 बड़े सेनापति चुने गए, मिसर दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और जथेदार अकाली फुला सिंह। राजकुमार शेर सिंह और हरि सिंह नलवा ने अग्रिम मोर्चे की कमान संभाली। अटोक नदी को पार करते हुए वे जहांगीरिया के किले तक पहुंचे। उधर महाराजा रणजीत सिंह अपनी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए जनवरी के अंत तक नदी के पूर्वी किनारे पर पहुंचे। इस बीच जहांगीरिया पर कब्जा जमाने वाले राजकुमार शेर सिंह की सेना चारों ओर से अफगानों से घिर चुकी थी। उनके चारों तरफ दुश्मन थे, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। इस घेराबंदी का नेतृत्व अजीम खान के भाई दोस्त मोहम्मद और जब्बार खान कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ों में समय से पहले बर्फ पिघलने लगी, जिससे अटोक नदी का प्रवाह तेज हो गया। इस कारण इसे पार करना असंभव हो गया। दूसरी ओर अफगानी स्नाइपर्स इंजीनियरों को नावें तैयार करने से रोक रहे थे। राजकुमार शेर सिंह की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। इसी बीच एक मुखबिर से सूचना मिली कि अफगान अगले दिन जहांगीरिया में राजकुमार शेर सिंह की सेना का पूरी तरह सफाया करने की योजना बना रहे थे। अब देर करने का कोई वक्त नहीं था। युद्ध आसन्न था और हर क्षण महत्वपूर्ण था। अगली सुबह महाराजा रणजीत सिंह ने
अपनी सेना को किसी भी तरह अटोक नदी पार करने का आदेश दिया। उन्होंने स्वयं अपने घोड़े को नदी में उतारा और पूरी सेना उनके पीछे पीछे चल पड़ी। हाथी, ऊंट, घोड़े और खच्चर सभी को नदी पार कराया जाने लगा। सैनिक इन जानवरों से चिपककर उफनती लहरों को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नदी का तेज बहाव कई सैनिकों को अपनी चपेट में ले गया और साथ ही बहुमूल्य सैन्य उपकरण भी पानी में समा गए। उधर पेशावर और नौशेरा के बीच लंदई नदी बहती थी, जिसके पश्चिमी किनारे पर अफगान नियमित सेना तैनात थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जनरलों से विचार विमर्श किया। वेंचुरा ने तुरंत हमला करने की सलाह दी। वेंचुरा की रणनीति स्पष्ट थी। यदि अफगान सेना को लंदई नदी पार कर नौशेरा में पहले से मोर्चा जमाए गाजियों से जुड़ने दिया गया तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सिख सेना के लिए स्थिति बेहद कठिन हो जाएगी। रणनीति के अनुसार खालसा दरबार की तोपखाना टुकड़ी ने नौशेरा को घेर लिया और लंदई नदी के किनारे तक पहुंचकर अपनी तोपों का रुख दूसरी तरफ खड़े अफगानों की ओर कर दिया। वहीं सिख सेना और घुड़सवार टुकड़ियां उन गाजियों का सामना कर रही थीं, जिन्होंने पीर सबक पहाड़ी पर अपनी मोर्चाबंदी कर रखी थी। इस पहाड़ी को सिख सेना तिब्बा तीरी कहती थी। जब अजीम खान को इस सैन्य रणनीति का पता चला तो वह तुरंत पेशावर से रवाना हुआ और लंदई नदी के किनारे अपने भाई दोस्त मोहम्मद से आकर मिला। लेकिन तब तक सिख सेना ने नदी पार कर अपनी तोपें तैनात कर दी थीं, जिससे अफगानों के लिए गाजियों तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। यह एक असमान युद्ध था। मूरक्रॉफ्ट, जो उस समय युद्ध स्थल पर मौजूद था, ने गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक अनुशासनहीन भीड़ जिसके पास केवल बंदूक, धनुष, भाले, तलवार, खंजर और डंडे थे, महाराजा रणजीत सिंह की प्रशिक्षित सेना के तोपखाने, आधुनिक बंदूकों और तलवारों का सामना करने जा रही थी। यह सिख सेना का सबसे बेहतरीन दल था, जो महाराजा रणजीत सिंह की अगुवाई में लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। युद्ध का आरंभ पैदल सेना के हमले से हुआ, लेकिन उनकी गोलियां गाजियों की किलाबंद मोर्चाबंदी को भेदने में असफल रहीं। इसके बाद रणभूमि में सिख घुड़सवारों को चार्ज करने का आदेश दिया गया। युद्ध अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। मूरक्रॉफ्ट ने युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा कि किस तरह सिख घुड़सवारों की एक पंक्ति तेजी से आगे बढ़ती, दुश्मन पर हमला करती और फिर मुड़कर पीछे लौट आती। उनके पीछे दूसरी पंक्ति तैयार रहती और उसी रणनीति को दोहराती। यह एक सुव्यवस्थित और प्रशिक्षित युद्ध तकनीक थी, जिसे देखकर गाजियों को जल्द ही समझ आ गया कि वे एक रणनीतिक सैन्य दल का सामना कर रहे थे। गाजियों ने पीर सबक पहाड़ी से नीचे उतरकर सिख सेना पर भीषण हमला बोल दिया। उन्होंने सिख सेना की 2 तोपें छीन ली, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें चलाने या नष्ट करने का कोई तरीका समझ पाते, सिख घुड़सवारों ने तेजी से पलटवार किया और वे तोपें वापस अपने कब्जे में ले ली। अफगानों की बची हुई सेना को पश्चिम की ओर लंदई नदी की तरफ खदेड़ दिया गया। सिख तोपों ने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए दुश्मन पर आग बरसाना शुरू कर दिया। गाजियों ने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन जत्थेदार अकाली फूला सिंह के नेतृत्व में सिख निहंगों ने उन पर घातक हमला कर दिया। पूरा 1 घंटा दोनों सेनाएं आमने सामने हाथों हाथ लड़ी। रणभूमि रक्त से सराबोर हो गई। इसी बीच दुश्मन की गोली जत्थेदार अकाली फूला सिंह के घोड़े को लगी, जिससे वह नीचे गिर गए, लेकिन वे तुरंत एक हाथी पर सवार हो गए और पहले से भी अधिक उग्र होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। गाजियों ने, जो पहले भी उनकी बहादुरी को देख चुके थे, अब पूरा ध्यान हाथी पर बैठे उनके ठिकाने पर हमला करने में लगा दिया। देखते ही देखते गोलियों की बौछार ने जत्थेदार अकाली फूला सिंह के शरीर को छलनी कर दिया और वह अपने हाथी पर ही शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर सुनकर सिख निहंग सैनिकों में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी। वे अब किसी भी हाल में दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। दोपहर होते होते गाजियों की पूरी सेना तहस नहस हो चुकी थी। सिख घुड़सवारों ने उनके बिखरे हुए दस्तों को भाला मारकर खत्म कर दिया। चारों तरफ सिख सेना का दबदबा कायम हो गया। दूर अटोक नदी के उस पार अफगान कमांडर मोहम्मद अजीम खान यह भयावह पराजय अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वह पूरी तरह बेबस था। सूर्यास्त होते ही उसने देखा कि कुछ गाजी, जो किसी तरह सिख घेरे को तोड़ने में कामयाब हुए थे, अटोक नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जलधारा इतनी तेज थी कि तैरते वक्त 300 से ज्यादा गाजी डूबकर मारे गए। इस करारी हार के बाद अजीम खान की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी।
पेशावर लौटने की बजाय वह अफगानिस्तान भाग गया। मूरक्रॉफ्ट के अनुसार इस लड़ाई में अफगानों को 4000 से अधिक सैनिकों का नुकसान हुआ। सिख सेना की क्षति अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन इस विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जथेदार अकाली फूला सिंह और गोरखा कमांडर बलभद्र की वीर गति ने इस संघर्ष को अमर बना दिया। यह लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक निर्णायक संदेश था। इस विजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिख सेना अपने दुश्मनों से कहीं अधिक संगठित, शक्तिशाली और अजेय थी। 3 दिन बाद महाराजा रणजीत सिंह अपनी विजयी सेना के साथ पेशावर में प्रवेश कर गए, लेकिन यह जीत पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं रही। रात के अंधेरे में कबायली लड़ाकों ने गुरिल्ला रणनीतियों का सहारा लेकर सिख सैनिकों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने लकड़ी के खंभों को एक लंबी रस्सी में बांधकर उनके ऊपरी सिरे में आग लगा दी। फिर 2 आदमी इस जलती हुई रस्सी को पकड़कर सिख शिविर की ओर बढ़ते। इससे सिख सेना को लगता कि वे किसी बड़े हमले का सामना कर रहे हैं और वे तुरंत तोपों से जवाबी हमला कर देते, लेकिन यह केवल एक चाल थी। जैसे ही सिख सेना का ध्यान बंटता, कबायली लड़ाके पीछे से घुसकर सेना की रसद और अन्य सामान लूट लेते थे। इन छापामार हमलों से पेशावर में स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था। कुछ दिनों के भीतर पेशावर के पुराने शासक यार मोहम्मद और उसका भाई दोस्त मोहम्मद खुद महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में हाजिर हुए। वे किसी भी तरह की सजा से बचने के लिए महाराजा से क्षमा याचना करने लगे। महाराजा रणजीत सिंह, जो व्यावहारिक राजनीति में माहिर थे, ने उन्हें आसानी से माफ कर दिया और उनके द्वारा लाए गए उपहार और घोड़े स्वीकार कर लिए। उन्हीं उपहारों में फारसी घोड़ा गौहरबर भी था, जिसे पहले देने से यार मोहम्मद ने इनकार कर दिया था। इस बार वह घोड़ा भी महाराजा को समर्पित कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने यार मोहम्मद को दोबारा पेशावर का गवर्नर नियुक्त कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह हर साल खालसा दरबार को 1 लाख रुपये कर और 10,000 रुपये की अतिरिक्त भेंट देगा। इस समझौते के साथ पेशावर में शांति स्थापित हो गई और महाराजा रणजीत सिंह संतुष्ट होकर लाहौर लौटने के लिए रवाना हुए। महाराजा रणजीत सिंह पेशावर से लौटे तो हाथ में जीत थी, लेकिन दिल में जत्थेदार अकाली फूला सिंह और बलभद्र कुंवर की शहादत का भार। यह जीत मिट्टी की नहीं, लहू की थी, जो सदियों की परछाइयों को चीर कर निकली थी। अब लंदई की हवा में बहादुरी की गूंज थी और गुलामी का दरवाजा उस समय के लिए बंद हो चुका था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।